नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के 7 फरवरी 2019 में जो 9:30 बजे आपका पेपर पूछा गया था। ये जो पहले हम 50 प्रश्न करेंगे प्रीवियस ईयर के, सभी आल सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है, क्योंकि सारे पेडागोजी, जनरल हिंदी, जनरल आपके रीजनिंग हो गई, जनरल जीके हो गया, ठीक है, पेडागोजी के प्रश्न हो गए, सारे कंपलसरी है। और आज जो हम सब्जेक्ट की प्रश्न करेंगे, 100 प्रश्न आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से करने वाले हैं। तो सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाइए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रिपरेशन को, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्नों को देखने के लिए। जिसमें से पहला प्रश्न आइए, जनरल हिंदी के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न जो ऑलरेडी स्क्रीन पर दिया गया है, और प्रश्न क्या दिया गया है कि आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा कहलाता है। तो आ उपसर्ग से बना शब्द जो हो जाता है वह अथक वर्ण हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि रुग्ण का, जी हाँ, रुग्ण का निम्न में से कौन सा सही विलोम होता है। तो रुग्ण का विलोम जो होता है वह क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है, हो सकता है राम का काम बन जाए, इस वाक्य का प्रकार बताइए। तो ये आपका हो सकता है, हो सकता मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कानून के अनुसार ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो कानून के अनुसार नहीं होता है वह कहलाता है अवैध। इसके बाद अगला प्रश्न है, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है जोखिम भरा काम करना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, हाथ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो हाथ के लिए सही मतलब क्या हो जाएगा, हस्त पड़ी कर, हस्त पड़ी और कर। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख बाल रवि समलाल पंक्ति में अलंकार बताना है। जी हाँ, मुख बाल रवि समलाल, इसमें जो अलंकार हो जाएगा वह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है, परिणाम शब्द का सही विग्रह क्या होगा। तो परिणाम शब्द का जो सही विग्रह हो जाता है वह परिधन नाम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। दशहरा पर नीलकंठ का दर्शन शुभ माना जाता है, इस वाक्य में सदा बहुवचन में रहने वाला शब्द कौन सा होगा। वह कहलाता है दर्शन। तो दर्शन जो है, चाहे बहुवचन हो, चाहे 100 लोग दर्शन करें, चाहे 1000 लोग करें, चाहे सिंगल करें, तो दर्शन को हम दर्शन ही बोलते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का अतीत खाली स्थान था, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए गौरव शब्द का सही रूप कौन सा हो जाएगा। तो भारत का जो अतीत था वह हो जाएगा गौरवपूर्ण था। जी हाँ, भारत का अतीत गौरवपूर्ण था, रिक्त स्थान की पूर्ति की गौरव शब्द का सही रूप कौन सा हो जाएगा, गौरवपूर्ण। पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके जनरल नॉलेज के प्रश्न की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। जनरल नॉलेज में पहला प्रश्न पूछा गया था, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दी। वह कहलाएगा आपका क्लेमेंट रिचर्ड एटली की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा सह लेखन की आत्मकथा है। तो युवराज सिंह। जी हाँ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा सह लेखन की गई एक आत्मकथा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न है, केन नदी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य से होकर गुजरती है। तो केन नदी जो है पन्ना टाइगर रिजर्व अभयारण्य, ये जो कि बाघ अभयारण्य है, इससे होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारत सरकार का उद्योग उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो यह आपके सिंगरौली पर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। वह आपके ग्वालियर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप SBSI 2018 के सहयोग से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की पहल थी। तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की जो पहल थी वह क्या पहल था, वह था मानव संसाधन का विकास मंत्रालय, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारत के मूल संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है प्रदान किया गया था? वह है आपका विधायी शक्तियों का 3 गुना वितरण। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? वह आपके जस्टिस पीवी दीक्षित। अगला प्रश्न है मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है? वह कहलाता आपका दिलावर खान गोरी। मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह आपके कहलाते हैं न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता, सॉरी न्यायमूर्ति राकेश कुमार सक्सेना जी, गुप्ता मत करिएगा। कौन आपके मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राकेश सक्सेना 2000, जो कि ये देखिए पेपर भी आपका सॉरी पेपर कह सकते हैं, क्वेश्चंस कैंसिल हुआ था क्योंकि ऑप्शंस आपके सही नहीं दिया गया है, पीवी ने इसको माना है। तो जो आपको पहले ऑप्शन किए थे नॉर्मलाइजेशन में देखा जाए तो ये आपके क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ था, ये भी ध्यान देना है। इसके बाद हम जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहला रीजनिंग है, यहाँ पे औसत बताना है। तो औसत का क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो यहाँ पे 66 आपका औसत आ जाएगा। इन सभी संख्याओं को पहले योग कर लेना है, 98, 75, 65, 78, 35, 45 का। और जितनी संख्याएं हो, 6 संख्याएं हैं तो 6 का इसमें भाग कर दीजिएगा, आपकी वैल्यू 66 आ जाएगी। तो आप लोगों को एक बार सॉल्व जरूर करना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले रीजनिंग प्रश्न की। नीचे दी गई श्रृंखला अक्षर एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन को पहचानना है। तो गलत संयोजन मतलब एक आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा, AN75ERMU AN75ERNU दिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बेमेल हो जाएगा क्योंकि NU दिया गया है, बाकी सभी में MU दिया गया है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन यानी कि जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह नहीं, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले में सेकंड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो प्रत्येक पेपर में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है कि नीचे 4 पते दिए गए हैं, इनमें से कौन सा समान नहीं, ये बताना है। तो कोई एक चीज आपको मिसप्रिंट होगा, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे नीचे और एक जो सही होगा वह आपको बताना है। तो कौन सा सही नहीं आपको बताना है। देखिए अगर आप देखें SHOP सॉफ GF9 दुबई में म्यूनसिपालिटी आलमेनेरा, यहाँ पे देखिए मनानरा दिया गया है, MANANR दिया गया है, जो कि यहाँ पे अब क्या है? मानरा दिया गया है। यहाँ पर भी मानरा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है? एक एन स्टर दिया गया है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका बेमेल दिया गया है। तो यहाँ पे हम सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही कर लेंगे। इसके बाद अगला रीजनिंग का प्रश्न है, लुप्त संख्या की पहचान करना है। कैसे पहचान की जाती है लुप्त संख्या की? 7, 22, 37, खाली स्थान 67, 82, ठीक है। तो 7 एक अभाज्य संख्या है, इसी प्रकार 37 भी अभाज्य संख्या है, इसी प्रकार 67 भी है। तो 22 एक आपकी कौन सी संख्या हो जाती है? सम संख्या है आपकी। और 7, 37, 67 विषम संख्या की बात करते हैं। तो 7, 37, 67 ये विषम संख्याएं हो गई और ये जो संख्याएं होगी सम संख्या होगी। तो 67 और 37 के बीच इसमें देखिए कौन सी सम संख्या दी गई है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, जो वैल्यू हमारे निकल के आती है, या ऐसे 7 में 22 का अगर हम माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं 15 निकल के आता है, 15, 7, 22, ठीक है। और 22 और 37 में अगर हम डिफरेंस देखें कितने का है, तो 22, 8 हो जाता है 30, इसमें 8, 7, 15 का डिफरेंस है। तो 37 और 15 का जोड़िए कितना हो जाएगा, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो 37, 10, 47 और 47, 5, 52। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52, ठीक है। तो हमारा लुप्त संख्या निकल के आ गई। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कार्य से संबंधित भी आपकी रीजनिंग में प्रश्न पूछा जाता है। अर्चित और अक्षत 8 दिनों में एक खेत को जोत सकते हैं।
अक्षत अकेले 10 दिनों में खेत को जोतता है, तो अर्चित अकेले कितने दिनों में खेत को जोतेगा, सभी बताइए। तो यहाँ पे 40 जो दिनों राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अर्चित और अक्षत मान लेते हैं, अर्चित A1 A2 इनको मान लेते हैं, इन दोनों मिलकर खेत को 8 दिन में जोत देते हैं। लेकिन जो अक्षत है आपका, जो A2 है, वह केवल 10 दिन में जोत देता है। तो यहाँ पे अगर हम A2 की वैल्यू 10 लिख के देते हैं, और तो हमारी यहाँ से A1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अक्षत अकेले 10 दिनों में खेत को जोत सकता है, लेकिन दोनों मिलकर 8 दिनों में जोतते हैं। तो A2 बराबर 10 दिया गया है, तो A1 धन 10 बराबर 8। चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि A बराबर 1, LAT बराबर 38 हो, तो REBUT बराबर क्या होगा, तो रिवर्ट बराबर क्या होगा। तो ABCD की आपकी जो संख्याएं होंगी उसको आपकी वैल्यू निकाल लेना है। जैसे B की 2 होती है, E की 5 होती है, इसी प्रकार सबको करने प्लस कर लेना है, आपकी वैल्यू 66 आ जाएगी। ठीक है, आप सभी लोग कर लेंगे। आप सभी लोग होनहार हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, और जसपाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। 88 लोगों के एक समूह में, उनमें से 26 लोगों को दूध पसंद है, उनमें से 76 दही पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 2 खाद्य पदार्थों में से कम एक पसंद करता है, तो कितने लोग दूध और दही दोनों पसंद करते हैं। देखिए 26 और 76 को प्लस कर लीजिए, दूध पसंद करने वाले और दही पसंद करने वाले। तो 76 और 26 को जो हम प्लस करते हैं, 6 दूनी 12, 7 दूनी 1 2, 102 होते हैं। टोटल 88 लोग हैं। तो अब क्या करेंगे, 102 में हम 88 को माइनस कर देंगे। तो 12 में 8 गया 4, 9 में 8 गया 1, तो 14 लोग क्या हो जाएंगे, जो दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो होगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किसमें मुख्य रूप से होने वाली कठिनाइयों से संबंधित है। जब भी डिसलेक्सिया का जिक्र होता है, पढ़ने संबंधी कठिनाइयों का जिक्र होता है। अब पेडागोजी के प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं, पारंपरिक संबंध, व्यक्तिगतता और विनिमय सार्वभौमिक सिद्धांत, ये तीनों कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है, लेकिन सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अधिकार ये आपका संबंधित नहीं है, इसलिए करंट क्वेश्चन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निगमनात्मक तर्क निम्न में से शामिल होता है। तो जो निगमनात्मक तर्क होता है किसमें शामिल होता है, वह सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क पर शामिल होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्ववर्ती चरण प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे होते हैं तो आत्म केंद्रित या ईगो सेंट्रिक होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक शिक्षक के लिए एक निर्देशक सामग्री है। तो अनुपूरक पठन सामग्री ये शिक्षक के लिए एक निर्देशक सामग्री हो जाती है, अनुपूरक पठन सामग्री। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक अच्छी विज्ञान पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता निम्न होती है। तो कोई भी अच्छी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक होगी, उसकी जो गुणवत्ता होगी, न्यूनतम जानकारी उसमें शामिल होना। इसके बाद अगला प्रश्न है, गैने के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर निम्न में से होता है। तो गैने के जो अधिगम के पदानुक्रमिक हैं, उनमें जो छठा स्तर होता है वह आपका अवधारणा अधिगम होता है, कंसेप्ट लर्निंग की बात करेंगे। अगला गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल के में जो है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक है। तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में जो है जो निर्धारक है आपका, वह सामग्री, संचालन और उत्पाद। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन कंडीशनिंग में यदि स्वाभाविक उद्दीपक प्रत्येक 15 मिनट पर उपस्थित होते हैं तो प्रानुकूलन अर्थात कंडीशनिंग का रूप क्या कहलाता है। तो प्रत्येक 15 मिनट पर अगर उपस्थित होता है तो वह आपका अस्थायी प्रानुकूलन, टेम्पोरल कंडीशनिंग की बात करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है पेडागोजी का, अभ्यास में क्या किया जाता है। तो अभ्यास में जो है
किया जाता है, तो अभ्यास में ड्रिल विधि में किया जाता है। अभ्यास किस में किया जाता है? ड्रिल विधि में किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह शिक्षा के महाविद्यालयों में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना। क्या हो जाएगा? शिक्षा के महाविद्यालयों में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना। इसके बाद अगला आपका पेडागोजी का प्रश्न है, परिपक्वता एक प्रक्रिया है जहां होता है। तो परिपक्वता एक जो प्रक्रिया है जहां पर होता है, क्या होता है? एक प्राकृतिक जैविक विकास होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अन्वेषण से पूर्व किया जाता है क्या कहलाता है? तो वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अन्वेषण से पूर्व किया जाता है वही आपका आरंभिक मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा मूल्यांकन डोमेन को प्रदर्शित करता है? तो वह आपका है डेटा को उपयोग कर ग्राफ या चार्ट बनाना। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। छात्रों में सृजन अर्थात क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए निम्न में से किस एक का उपयोग किया जाता है? वह आपका है समानुदेशन देना। इसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री के प्रश्नों की बात करेंगे। सभी लोग तैयार हो जाइएगा। NH3 का अपघटन एक गर्म पीटी सतह पर उच्च दाब पर शून्य कोटि गतिकी का पालन करता है। इस अभिक्रिया के लिए विशिष्ट दर क्या होगी? इस अभिक्रिया के लिए जो विशिष्ट दर हो जाती है आपके मोल L की पावर -1 S की पावर -1। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कारक K2Cr2O7 का समतुल्य भार क्या है? K2Cr2O7 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 294 AMU दिया गया है। तो इसका कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। समतुल्य भार कितना हो जाएगा? 49। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित बहुलकों में कौन जो है पॉलीएस्टर वर्ग में आता है? तो वह आपका है डेक्रोन। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ऐसा क्यों है कि आयोडीन आसानी से I3 बना सकता है जबकि फ्लोरीन F3 नहीं बना सकता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों फ्लोरीन एक संयोजी कक्ष में कोई रिक्त डी कक्षा नहीं होता है। जी हाँ, फ्लोरीन के एक संयोजी कक्ष में कोई रिक्त डी कक्षा नहीं होता है, इसलिए आयोडीन आसानी में I3 में बना सकता है लेकिन फ्लोरीन F3 नहीं बना सकता। अगला प्रश्न है, N/10 NaOH का pH मान क्या होगा? तो N/10 में NaOH का pH मान जो हो जाएगा वह 13 हो जाएगा। और सेवन उदासीन होता है, सभी लोग जानते हैं, इससे कम अम्लीय और इससे अधिक क्षारीय। तो ये कौन होगा? NaOH एक क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कार्बनिक यौगिक A C3H8O BC3H6O बनाने के लिए 573 केल्विन पर Cu कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करता है। जब B को NaOTCO3 और I2 के साथ गर्म किया जाता है यह पीला ठोस सी देता है, जबकि A को शांत H2SO4 को 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तब एक हाइड्रोकार्बन DCT-H6 निर्मित होता है। तो यौगिकों में ABCD को पहचानना है। तो यौगिक में जो ABCD आपका हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो A बराबर CH3 CHOH CH3, B बराबर CH3 CO CH3, C CHI3, D CH3 CH CH2। सेकंड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि ClO3 में Cl की संकरित अवस्था पूछी गई है। तो ClO3 में Cl की जो संकरित अवस्था है वह हो जाएगी sp3। कौन सी हो जाएगी? आपकी sp3 हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला, निम्नलिखित में से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन हो जाएगी? तो एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड कहलाती है वह Ga2O3 कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि FeF6 की पावर 3 का चुंबकीय आघूर्ण 5.9 Bm है तो सम्मिश्र क्या हो जाएगा?
तो सम्मिश्र आपका बाह्य कक्षीय सम्मिश्र उच्च चक्रण हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच का मान 3 के बिलियन में इलेक्ट्रोड को डुबोकर तैयार किया जाता है। इस पीएच पर इलेक्ट्रोड का जो विभव हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? -0.177 वोल्ट हो जाएगा। तो किसमें दिया गया है? -0.177 वोल्ट। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना का समर्थन करती है? तो वह आपकी है HI की उपस्थिति में अपचयन। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थिर मध्यवर्ती निर्मित होते हैं जब अम्ल जल अपघटित होने वाले नाइट्रिक होते हैं, वह आपके अम्ल एमाइड कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, मोनोसेक्राइड के एनेमोर के विषय में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो मोनोसेक्राइड के एनेमोर के विषय में जो कथन हमारा सत्य दिया गया है कि एनोमोर को जो है आपके डाई स्टीरियोमोर भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन ध्रुवीय है लेकिन इसमें ध्रुवीय बंधन समाहित नहीं होता है? तो CO2 एक ध्रुवीय है जिसमें ध्रुवीय बंधन समाहित नहीं होता है। थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। स्थिरोष्म अवस्था के अंतर्गत एक आदर्श गैस मुक्त विस्तार की स्थिति क्या होती है? तो Q = 0, W बराबर क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन, स्थिरोष्म अवस्था के अंतर्गत एक आदर्श गैस की मुक्त जो विस्तार होगा Q 0 होगा, W 0 होगा और डेल्टा T भी आपका 0 होगा, क्योंकि एक आदर्श गैस के विस्तार की बात कर रहे हैं। एक धात्विक वस्तु का घनत्व 5.6 ग्राम घन सेंटीमीटर है, तो इसे जो है आपके किलोग्राम घन मीटर में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे? तो कितना हो जाएगा मीटर में अगर व्यक्त करते हैं? 5600। कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर घन में व्यक्त करते हैं तो यहाँ पे 5600 हो जाएगा। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी बताइए। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जो व्यापम ने सही आंसर माना वही हम आंसर आपको लोगों को भी बता रहे हैं। CA2 में 2 आयन की जलयोजन ऊर्जा इससे अधिक होती है। किससे अधिक होती है? आपके Na+। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक पात्र में गैस को इस प्रकार से गर्म किया जाता है कि उसका दाब और आयतन दोनों 2 गुना हो जाए। केल्विन पैमाने में गैस का तापमान प्रारंभिक तापमान का कितना हो जाता है? तो जब एक पात्र में गैस को इस प्रकार भरा जाता है, गर्म किया जाता है, उसका दाब और आयतन दोनों 2 गुना हो जाए, इस पर हमारा जो है गैस का तापमान प्रारंभिक तापमान का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 टाइम्स की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? H प्रकार की प्रजातियों की कक्षकों की ऊर्जाएं केवल खाली स्थान पर निर्भर करती है, जबकि बहु इलेक्ट्रॉनिक तंत्र की कक्षकों की ऊर्जाएं और खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो NNL थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अस्थिर ऑक्सीकरण अवस्था कितने तक दिखाते हैं? तो +1 से लेके +5 तक जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड अस्थिर ऑक्सीकरण अवस्था +1 से +5 तक दिखाते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है, मिथाइल विनाइल ईथर कमरे के तापमान पर नमी की अनुपस्थिति में HBr के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वह बनाता है। ठीक है, आपको CH3 CBr CH CO CH3। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। आप सभी लोग जानते हैं सुक्रोज में 2 मोनोसेक्राइड को पेप्टाइड बंधन द्वारा एक साथ
बांध कर रखा जाता है, यही आपका कथन गलत है। कार्बोहाइड्रेट दशगत रूप से सक्रिय है, बिल्कुल सही बात है। लैक्टोज में ग्लूकोज के कार्बन के 4 और गैल्टोज में कार्बन के 1 के बीच ग्लाइकोसिडिक आपका संलग्नता कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। मल्टोज शर्करा आपका अपचायक है, ये भी सही बात है। पहला ऑप्शन आपका जो यहाँ पे कथन गलत दिया गया है। इसके बाद निम्नलिखित इसमें भी आपका गलत कथन को चयन करना है। देखिए, अब सभी लोग जानते हैं कि आइबुप्रोफेन मादक दर्दनाशक दवा एक उदाहरण है। ये आपका आपका जो स्टेटमेंट है, कथन है, वह आपका गलत दिया गया है, सभी जानते हैं। और ये जानते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग तपेदिक के इलाज में किया जाता है, ये भी सही बात है। और ये भी जानते हैं कि इक्विनिल एक प्रशांतक है जिसका उपयोग अवसाद और उच्च रक्तचाप से राहत पाने के लिए किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि माइफ्रिस्टोन एक कृत्रिम रासायनिक अवयव है जिसका उपयोग गोली के बाद सुबह के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें कौन सा गैर जैव विघटनीय डिटर्जेंट है? तो गैर जैव विघटनीय जो डिटर्जेंट कहलाता है वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो सोडियम 41357 टेट्रा मिथाइल इलेक्ट्राइल की बात करेंगे और बेंजीन सल्फोनेट की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक दवा नहीं है? तो ब्यूटाजोलिडाइन, नेप्रोक्सेन, डाइक्लोफेनाक सोडियम, ये तीनों दर्दनाशक दवा है। लेकिन आपका ओफ्लांक्सेसिन ये आपका दर्दनाशक दवा नहीं है। ये कौन सी दवा, ये आपको बताना है कि ओफ्लांक्सेसिन ये कौन सी दवा है या नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं मेलामाइन, नायलॉन 610 और डेक्रोन, ये तीनों संघनन बहुलक हैं, लेकिन बुना एस आपका ये संघनन बहुलक नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एसीटोन और एसिटोफेनोन को इसके द्वारा विभेदित किया जाता है। किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? NaHSO3 का संतृप्त विलयन के द्वारा विभेदित किया जाता है। अगला है, उस अक्षर की पहचान करें जो डीएनए में मौजूद नहीं है। तो थाइमीन, एडेनाइन और साइटोसिन ये तीनों डीएनए में मौजूद होते हैं, लेकिन आपका क्यूनोलिन आपका डीएनए में मौजूद नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन परत का ह्रास मुख्य रूप से किसके निर्माण के कारण होता है? तो आपके क्लोरीन नाइट्रेट के निर्माण के कारण होता है। अगला है, एक तत्व X आणविक सूत्र H2O3 के एक ऑक्साइड का निर्माण करता है। इनमें तत्व X का प्रतिशत 53 है, तो इस तत्व का परमाणु भार क्या हो जाएगा? 27 आ जाएगा। ये फार्मूले से आप लोग सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये आपसे फीडबैक जान लेते हैं आप सभी का। प्रश्न दिया गया है दोस्तों, द्रव्यमान m वाले एक कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य उसके वेग का 36 गुना है, तो उसके तरंग दैर्ध्य का सही संबंध पहचानना है। तो द्रव्यमान m वाले एक कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य उसके वेग का अगर 36 गुना है तो उसके तरंग दैर्ध्य का सही संबंध क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 6√m/h, यानी कि द्रव्यमान अपान h उसकी क्या हो जाएगी? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूनतम क्षारीय यौगिक कौन सा है? न्यूनतम क्षारीय यौगिक, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। जी हाँ, 4 ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए।
तो जो हमारा न्यूनतम क्षारीय यौगिक कहला जाएगा वह आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हमारा न्यूनतम क्षारीय यौगिक कहला जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने पर उत्पादित इन्वर्ट शुगर प्रकृति में वामावर्त होती है और इसमें ग्लूकोज का मिश्रण होता है जो दाहिनावर्त होता है और फ्रक्टोज है जो वामावर्त होता है। तो इन्वर्ट शुगर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में या इनका जो अनुपात कितना होता है? तो इन्वर्ट शुगर में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अनुपात जो होता है वह 0.5 ग्लूकोज एंड 0.5 एम फ्रक्टोज की बात करेंगे। तो दोनों आधे आधे होते हैं, 0.55 ग्लूकोज और 0.5 एम फ्रक्टोज की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एक गैस के वांडर वाल्स स्थिरांक ए की वैल्यू दी गई है 0.751 एल स्क्वायर एटम मोल इनवर्स टू और बी बराबर 0.0226 एल मोल की पावर -1। तो गैस का क्रांतिक तापमान परिकल्पित कीजिए। ये फार्मूला होता है, सभी लोग जानते हैं। फार्मूला लगा के आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, ए और बी दोनों की वैल्यू दी गई है। तो गैस का जो क्रांतिक तापमान परिकल्पित हो जाएगा वह आपको हो जाएगा 120 केल्विन, 120 केल्विन आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक समन्वय यौगिक का आणविक सूत्र Cr3 4H2O है। AgR के फीके पीले रंग का अवक्षेप बनाने के लिए उसे AgNO3 के 1 ग्राम अणु की आवश्यकता होती है। तो यौगिक का संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा CrBr2H2SO4Br। फोर्थ ऑप्शन सही हो कर लेना है। SF2 सल्फर की बात करेंगे। SF2, SF4 और SF6 में सल्फर परमाणु के संकरण का क्रमशः दिया गया है। तो सल्फर में SF2, SF4, SF6 में सल्फर परमाणु के जो संकरण दिया गया है वह आपका sp3, sp3d और sp3d2 किस ऑप्शन में दिया गया है? sp3, sp3d, sp3d, थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सुगंधित यौगिक, तो सुगंधित यौगिक इनमें से कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो इनमें से जो आपका सुगंधित यौगिक कहला जाएगा वह आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, ये आपका सुगंधित यौगिक कहला जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरे क्रम की अभिक्रिया की दर R दी जाती है। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो इस स्थिति के अंतर्गत इस अभिक्रिया की दर क्या होगी? यानी R1 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो R1 = कितना हो जाएगा? 8R हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वह दुगनी हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक प्रथम क्रम अभिक्रिया की अर्ध आयु 60 मिनट है तो 75% पूर्ण होने में कितना वक्त लगेगा? तो किसी एक प्रथम प्रक्रम अभिक्रिया की अर्ध आयु अगर 60 मिनट है और 75 पूर्ण होने में जो वक्त लगेगा वह आपका 120 मिनट लगेगा, दोगुना वक्त लग जाएगा क्योंकि अर्ध आयु की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 120 टाइम्स की बात करेंगे, 120 मिनट्स की बात करेंगे। निम्नलिखित यौगिकों में हिमांक में गिरावट का सही क्रम क्या होता है? तो हिमांक में गिरावट का जो सही क्रम होता है वह आपको बताना है। तो वह होता है सेकंड वाला, CH3COOH, CCl3COOH, CF3COOH। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? 4 एमीन PQR और S नीचे दिए गए हैं। P बराबर क्या होगा? मेथेन एमीन, Q होगा बेंजीन एमीन
आर होगा आर बराबर एन, जहाँ एन माइनस एन जो है आपका क्या है, डाई मिथाइल एनिलीन की बात करेंगे, और एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेन इमीन हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपने समझ लिया। तो इनका जो क्षारीय प्रकृति में सही बढ़ता हुआ क्रम को चयन करना है, तो सही बढ़ता हुआ जो क्रम हो जाएगा QRPS। क्यू मतलब बेंजामिन, इसके बाद आपका डाई मिथाइल एनिलीन, इसके बाद आपका मेथेन एमीन, इसके बाद इथेन एमीन। तो थर्ड वाला ऑप्शन को सही कर लेना है। एक आदर्श गैस के 2 मोल ग्राम अणु 10 dm³ से 100 dm³ तक के आयतन में समतली उत्क्रमणीय विस्तार से गुजरते हैं। इस प्रक्रम में सम्मिलित जो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, तो वह हो जाएगी 38.3 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हाल हेरोल्ड प्रक्रिया द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु के विद्युत अपघटनीय निष्कर्ष के दौरान बॉक्साइट को क्रायोलाइट के साथ मिश्रित किया जाता है। तो क्रायोलाइट के संयोजन का कारण बताते हुए 4 कथन दिए गए हैं। इनमें से जो कथन आपका सही नहीं करता वह बताना है। देखिए, ये विद्युत चालकता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। जो क्रायोलाइट है यह एल्युमिनियम के गलनांक को कम करता है। क्रायोलाइट एक विलायक के रूप में कार्य करता है, लेकिन क्रायोलाइट उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। यह आपका सही नहीं दिया गया है क्रायोलाइट की भूमिका के बारे में। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए यौगिकों में आपका एलाइलिक हैलाइड की पहचान करना है, जहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु हो जाए। तो हाइलाइड की पहचान करना है, तो हाइलाइड की पहचान क्या हो जाएगा, CH2CH CH2X, जहाँ X आपका हाइड्रोजन परमाणु। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता 4 होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, कौन सा उत्पाद निर्मित होता है जब प्रोपेनोइक अम्ल को HI और लाल P के साथ 470 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो वह हो जाता है प्रोपेन। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की, 360 केल्विन पर 20% H3PO4 के साथ तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या होता है, वह होता है 2 मिथाइल प्रोपीन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण के 5.55 ग्राम को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विलयन के साथ उपचारित किया जाता है। मिश्रण में उपस्थित सभी कैल्शियम आयन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं। सुदृढ़ तापन पर यह कैल्शियम कार्बोनेट 1.12 ग्राम CaO उत्पन्न करता है। तो लिए गए मिश्रण में सोडियम क्लोराइड की वास्तविक प्रतिशतता क्या हो जाएगी, हो जाएगी 60%। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लिथियम 2+ की पहली स्थिरावस्था की ऊर्जा की परिकल्पित करना है, जहां He की आयनीकरण ऊर्जा जो दी गई है 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल एटॉम इनवर्स। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कितना आपका निकल के आ जाएगा, -4.4 इंटू 10⁻⁻17 जूल एटॉम इनवर्स। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। 47 डिग्री सेल्सियस पर O2 के 1 ग्राम की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 1.2 गुणे 10⁻2 जूल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। निम्न अभिक्रियाओं में से एक असमानुपातन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, उस अभिक्रिया को पहचानना है। तो असमानुपातन अभिक्रिया के लिए जो उदाहरण हो जाता है
वह 4H3PO3 H3PO4 PH3 हो जाता है। निम्नलिखित में से उस औषधि को पहचानिए जो प्रभावी रूप से अम्ल तत्वनाशक के रूप में उपयोगी की जा सकती है। वह आपका है रेनिटिडिन। क्या हो जाएगा? रेनिटिडिन की बात करेंगे। अगला, उस यौगिक को पहचानिए जो NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो NaOH के साथ BeO, SiO2, B2O2 ये तीनों अभिक्रिया करते हैं, लेकिन CaO आपका अभिक्रिया जो है नहीं करता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सम इलेक्ट्रॉनी और समस्थानिक युग्म को पहचानना है। तो सम इलेक्ट्रॉनी और समस्थानिक युग्म की पहचान जो हो जाती है वह आपकी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में H2O2 एक अपचायक कारक के रूप में कार्य कर रही है? तो वह अभिक्रिया आपकी हो जाएगी Ag2O प्लस H2O2 2Ag प्लस H2O प्लस O2 के अणुओं में टूट जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट रुबिडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व करता है जहां आपकी Z की वैल्यू 37 दी गई? 4 ऑप्शन दिए गए। तो जो सेट रुबिडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व करता है वह आपका पहला ऑप्शन है 500 प्लस 1/2। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अमाइन क्रेवियल के पथालमाइड संश्लेषण द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है? तो ऐसा अमाइन आपका ग्रेवियल के पथालमाइड संश्लेषण द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है, वह आपका एन मिथाइल फिनाइल एमीन की बात करते हैं। इससे नहीं किया जा सकता है। बाकी आपके 2 फेनिल एथिलीन अमीन, ब्यूटेलेमाइन और प्रोपाइल अमीन, इन तीनों से किया जा सकता है, लेकिन आपका एन मिथाइल फिनाइल अमीन से नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन से वे तत्व की तीसरी आयनन तापीय धारिता सर्वोच्च अपेक्षित होती है? आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो वह होता है बेरिलियम की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इथेन 1,2 डायोल का सर्वाधिक स्थिर अनुरूपक है? तो वह हमारा 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं, चारों में से जो हमारा सही हो जाएगा उसकी हम सही की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन दिया गया है वह हमारा कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि इथेन 1,2 डायोल का सर्वाधिक स्थिर जो आपका अनुरूपक हो जाता है वह आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन के 4 अणु हैं और OH के 2 अणु। इनमें से कौन सा एक विलायक एक ऐसे विलयन के लिए जिसमें अवाष्पशील विलेय की सांद्रता 1 मोलल है हिमांक में अधिकतम अवनमन उत्पन्न करेगा? जहां विलायकों के Kf का मान दिया गया है एसिटिक अम्ल 3.9 किलोग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड 3.8 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम, इथेनॉल 1.99 किलोग्राम, पानी 1.86 के किलोग्राम अणु। ये जब वैल्यू हम सारी चीज़ें करते हैं तो जो हिमांक में अधिकतम अवनमन उत्पन्न करेगा वह कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। अगला है C4H9Br के निम्न सवावयवों में से कौन सा एक SN1 क्रियाविधि द्वारा जल अपघटन करने पर 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल आसानी से उत्पन्न करेगा? तो वह आपका है तृतीय ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में से कौन ग्लूकोज की संरचना में एल्डेहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि नहीं करता है? तो वह आपका है एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया पुष्टि नहीं करता है। निम्न संक्रमण धातु मिश्रण आयनों में से किसके रंगीन होने की उम्मीद है? वह आपका है FeCN6 पूरी की पावर 3 आयन की बात करेंगे।
और अगला प्रश्न है, ग्रोबियल के थेलीमाइड संश्लेषण द्वारा उत्पाद के रूप में निम्न में से कौन सा एक यौगिक प्राप्त होता है? वह RNH2 प्राप्त होता है। इसके साथ ही दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रजातियों के किस युग्म में समान बंधन क्रम है? तो वह आपका हो जाता है थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, निम्न अम्ल में कौन सा उत्पाद के रूप में फिनॉल देगा जब सोडियम लवण को सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म किया जाता है? तो आपका सैलिसिलिक अम्ल की बात करेंगे। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, ओजोन गैस के रिक्तीकरण में वायुमंडल की कौन सी परत प्रभावित होती है? तो वह कहलाती है समताप मंडल। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 मिलीलीटर को 0.1 m सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 मिलीलीटर के साथ मिलाया जाता है। उपयुक्त मिश्रण में 2 मिलीलीटर NaCl विलयन को डालने पर मात्रा 6 मिलीलीटर तक हो जाती है। तो परिणामी मिश्रण के pH की जो गणना हो जाएगी वह 1 हो जाएगी, यानी बहुत ही अम्लता हो जाती। अगला प्रश्न है, 1357 ऑक्टेट टेट्राइन में कितने आबंध हो जाएंगे? तो 17 एवं 4 पाई। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से गलत कथन को चयन करना है। 4 कथन आपके दिए गए। देखिए दोस्तों, प्रोटीन के दूसरे और तीसरे संरचना के अभाव से प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना इसकी पूर्ण त्रिआयामी संरचना को संदर्भित करती है, बिल्कुल सही बात है। एंटीबायोटिक्स वे प्रोटीन होते हैं जो शरीर का बाहरी जीवों के आक्रमण के विरुद्ध बचाव करते हैं। ये आपका कथन जो है गलत दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे, गलत नहीं दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स वे प्रोटीन होते हैं जो शरीर का बाहरी जीवों के आक्रमण के विरुद्ध बचाव करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कहते हैं ना, एंटीबायोटिक अगर आपका मजबूत है तो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता भी आपकी बॉडी तैयार होती है। लेकिन जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि बीटा कैरोटीन मौजूद पंजे और आवरण वाले सरीसृपों के प्रति समांतर बीटा चुन्नटदार परत की बनावट होती है, यह कथन गलत दिया गया है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही दिए गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक होता है? तो वह कहलाता है इसालेउसिन। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था और ये आपका ऑप्शन पीबी ने माना है। तो ये क्वेश्चन है, इसके राइट ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए थे, तो ये आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो है डिहाइड्रोलोजन के दौरान अधिक स्तर एल्केन देगा? कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ। देखिए, प्रत्येक पेपर हमने देखा है 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से लेके 12 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में 9, 10, 12, प्रत्येक पेपर में जो है आपके सब्जेक्ट वाले में से आपके क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। इसके साथ बात करेंगे, ये भी आपका प्रश्न जो है कैंसिल हुआ है। इसके बाद आपका जो प्रश्न दिया गया है कि न्यूक्लियोफिलिक संयोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया था, ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। ये भी आपका जो क्वेश्चन कैंसिल हुआ है 76 नंबर। 77 नंबर में पूछा गया था कि जब बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में आइसोब्यूटेन के साथ उपचारित किया जाता है तो निर्मित उत्पाद क्या होगा? कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया था। ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। मूल चरित्र के बढ़ते क्रम का सही प्रतिनिधित्व करने वाला सेट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कोई भी सेट सही नहीं दिया गया है, ये भी इसलिए क्वेश्चन ये कैंसिल हुआ था। अगला दिया गया है जो कि ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगला दिया गया है कि इसमें एमाइन की मूल क्षमता के बढ़ते क्रम का सही प्रतिनिधित्व करता है, तो कोई भी ऑप्शन प्रतिनिधित्व नहीं करता था, इसलिए ये भी क्वेश्चन को कैंसिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में अथवा उपस्थिति में HBr के साथ अभिक्रिया करने पर समान उत्पाद देगा? कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम स्वीटनर रासायनिक नाम अर्थोसल्फोबेंजाइमाइड द्वारा जो है जानी जाती है? कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ है। पॉलीमर
PHBW का कौन सा घटक या बंधन इसे औषधि रहित एक लचीला कैप्सूल बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ है कि अल्काइन हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में से निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल एक अस्पष्ट न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? तो सभी में कार्य कर सकता है, इसलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया था। ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अंटार्कटिका में ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी रासायनिक अर्धांश या मोआईटी है? कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था। निम्नलिखित में गलत कथन को चुन करना, तो कोई भी गलत कथन नहीं दिया गया था, सारे सही दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था। ये भी आपका प्रश्न कैंसिल हुआ था कि नेफ्थलीन में गेंदों को समान तापमान पर अर्थात 27 डिग्री सेल्सियस पर एक बंद कंटेनर में रखा गया। गेंदों के ऊपर वाष्प दाब 0.10 mmHg पाया गया, तो ऊर्ध्वपातन Kc का मान ज्ञात करना था। तो कोई भी सही नहीं दिया गया था, इसलिए यह भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है कि फास्फोरस के द्विक्षारीय अम्ल ए पर ऊष्मा की क्रिया फास्फोरस बी का अज्वलनशील हाइड्राइड देती है, जो हवा के संपर्क में आने पर ज्वलनशील बन जाता है। तो ए और बी क्या होगा? ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया था, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था। अगला की संरचना की जांच करें, प्रबल क्षार की पहचान करें। तो प्रबल क्षार यहाँ पे कोई भी सही नहीं दिया गया था ऑप्शन, इसलिए आपका ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगला की एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन परमाणु में इन्फिनिटी से स्थिरावस्था में एक गिरता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य होगा। कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था। निम्नलिखित में से कार्बोकेशन की स्थिरता का बढ़ता हुआ क्रम, कोई भी सही नहीं दिया गया, इसलिए ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित यौगिकों के लिए इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की दिशा में अभिक्रियाशीलता का कम करने का क्रम यहाँ पे बताना है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हम बात करेंगे, वह होता है आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट। तो इन यौगिकों में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की दिशा में अभिक्रियाशीलता में कम करने का जो क्रम हो जाएगा, पहले आपका सेकंड आएगा OCH3, इसके बाद आएगा CH3, इसके बाद आएगा ये वाला, इसके बाद फिर आपका आएगा CF3। अगला प्रश्न दिया गया है, अभिक्रिया पर विचार करना है। अभिक्रिया दी गई XYG, XG और YG दोनों में तोड़ दिया गई अभिक्रिया को। यदि XY का 33% P के कुल दाब पर विघटन है, तो P और Kp के बीच सही संबंध जो हो जाता है, P बराबर 8 Kp हो जाएगा। P बराबर कितनी हो जाएगा? 8 Kp हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया के प्रमुख उत्पाद को पहचानना है। अभिक्रिया क्या दी गई है? C6H6 प्लस CH3 2CH2OH H2SO4 की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होगी, जो प्रमुख उत्पाद हमारा बनेगा, वह हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा जो अभिक्रिया उत्पाद बनेगा वह बनेगा आपका सेकंड ऑप्शन, CH3 हमारे 3 अणु में CH3 टूट जाएंगे और एक होगा H2S6 की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो अभिक्रिया दी गई आपके N2O2 2NO 2NOO2 2NO2 K2 NO2 1/2N2, तो O2 निकल आता है, K3 बाहर हो जाता है। तो K1 K2 के पदों में K3 का मान क्या हो जाएगा? तो K1 और K2 के पदों में K3 का जो मान हो जाएगा वह 1/K1 K2 अपान वाला करना है, 1/K1 इंटू K2 पूरे की पावर 1/2। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। अगला दिया गया है, 298 केल्विन पर धातु आयन या धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिखाए गए हैं। इनकी उपचायक शक्ति का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इनकी उपचायक शक्ति का जो सही क्रम हो जाएगा वह XYZW। पहला ऑप्शन को पहचान लेना। अगला देखिए, एनर्जी दी गई है, चित्र देख लीजिए आप लोग।
रिएक्शन कोऑर्डिनेट का दिया गया है यहाँ पे। दिया गया यदि आगे की अवक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 15 किलो कैलोरी ग्राम अणु है और अवक्रिया की ऊष्मा 5 किलो कैलोरी ग्राम अणु है तो पश्चवर्ती अवक्रिया की सक्रियण जो ऊर्जा हो जाएगी वह 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है H2G प्लस O2G संक्रिया करके H2O2 में तोड़ देते हैं तो अभिक्रिया के लिए मानक तापीय धारिता निम्न किलो जूल मोल में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा +130 वाला, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में MnO4 के Mn2+ में लघुकृत होने की प्रक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 5। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे केमिस्ट्री के आपके टॉप 100 क्वेश्चन हमने किया। केमिस्ट्री का ओल्ड पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बेहतरीन क्लास के लिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी इंग्लिश क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।